नमस्कार। एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक मुलाकात में हर बार हम कोशिश ये करते हैं कि आपके सामने एक खास और नए मेहमान से मुलाकात करवाएं। हर एक जीवन की कुछ खासियतें होती हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में खास होता है। उनके जीवन की कुछ ऐसी धारणाएं हैं, उनके जीवन की कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जिनके कारण वो विशेष बनते हैं। वो आम लोगों से हटकर खास कहलाते हैं। आइए आज भी एक ऐसे ही खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें खास बनाती हैं। आज हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं मशहूर मारूफ अभिनेत्री नीलम जी। नीलम गुप्ता लोनकर जी इनका पूरा नाम है। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ वो एक लेखिका भी हैं, निर्देशिका हैं। उन्होंने थिएटर में भी काम किया हुआ है, बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। उनके जीवन की विशेषताओं का अगर हम बखान करें तो उन्होंने बहुत सारे कैप्स पहने हुए हैं। तो आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात और जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनसुने राज। नीलम जी नमस्कार। नमस्कार श्री, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी। नीलम जी पहले तो एक मुलाकात में आपका स्वागत है और हमारे दर्शक जब भी एक मुलाकात में किसी नए मेहमान से मिलते हैं उनको एक उत्कंठा होती है ये जानने की कि हमारे मेहमान कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय हमारे दोस्तों को कराएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, क्या आपकी अपब्रिंगिंग, फैमिली कैसी रही है? नमस्कार। मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं एक आर्मी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। जी। तो मैंने जो है पूरे भारतवर्ष की यात्रा करी है और मेरा सौभाग्य इतना अच्छा रहा कि मुझे हर प्रदेश के लोग मिले क्योंकि जैसा कि आर्मी में होता है, हर प्रदेश से लोग होते हैं। तो पूना में आर्मी कमांड हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ जी। और जो यात्रा शुरू हुई, फिर उसके बाद लखनऊ में पढ़ाई शुरू हुई, फिर मेरठ में फ़ादर की पोस्टिंग थी तो वहाँ पर हम रहे, फिर बॉम्बे आए कुछ सालों के लिए, फिर जालंधर गए, फिर उसके बाद लखनऊ, इस तरीके से यात्रा चलती रही। और अपब्रिंगिंग की जो बात करें तो मेरे माता-पिता का जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम्म। कभी मेरे पिता ने जो है ना ये नहीं कहा कि आप लड़की हैं तो आपको जो है वो ऐसा ही करना है, ऐसा ही सोचना है, ऐसे उठना-बैठना है। तो मेरे परिवार ने जो है ना वो हमें पूरी स्वतंत्रता दी सोचने की हम्म। और अपने जो अधिकार, एक मौलिक अधिकार होते हैं इंसान होने के, उनके बारे में हमेशा हमें खुलकर बात करी, स्पेस दिया उन्होंने। तो जाने और अनजाने जब मैं धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी, जी। तो मेरे अंदर एक भाव हमेशा से ये आता रहा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ तो अलग करना है। वो क्या हम्म। अलग करना था, वो जब बड़े हो रहे थे, तो वो नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन कुछ अलग करना है, ये भाव था। ये भाव जो है, वो थोड़ा-सा ट्रांसलेट हो गया स्पोर्ट्स में। हम्म। तो मैं नेशनल लेवल तक जो है वो स्पोर्ट्स में गई। लेकिन वो आर्मी का जो वो होता है कि आपका हर 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जी। शहर बदलता है, स्कूल छूटता है, संगी साथी छूटते हैं। हम्म। तो कहीं न कहीं जो है वो जो एनर्जी थी क्योंकि हम्म। कुछ अलग करना है, फिर ऊपर से आप एक खिलाड़ी हैं, हम्म। तो उस एनर्जी को ट्रांसलेट अगर नहीं किया जाता, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता। तो वो ट्रांसलेट होते-होते जब लखनऊ में जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई 11th-12th ग्रेजुएशन, तो वो छटपटाहट और वो बेचैनी बहुत ज़्यादा थी हम्म। कि अब कुछ अलग करना है, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। आपको जैसे कि हिंदुस्तान में होता है क्लास 12th के बाद गेम्स के लिए अगर आप प्रोफ़ेशनली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, हम्म। तो आपका करियर खत्म हो जाता है। जी। तो आप किस तरीके से जो है अपनी उस एनर्जी को जो है कहाँ डालेंगे? तब जाके जो है मेरा परिचय हुआ, प्रोफ़ेशनली परिचय हुआ मेरा इप्टा, हम्म। इंडियंस पीपल थिएटर एसोसिएशन ग्रुप जो कि जी। पूरे हिंदुस्तान में है। तो लखनऊ में जो है वो कैसरबाग में है, तो वहाँ पर मेरा जो है एक तरीके से आमना-सामना हुआ। प्रोफ़ेशनल नाटक जिसे कहते हैं हम्म। और किस तरीके से जो है थिएटर को संजीदगी से लिया जा सकता है, एक करियर के तौर पे लिया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले जो मेरी पूरी यात्रा थी वो स्कूल में जैसे आम तौर पे होता है कि हम्म। आप नाटकों में बच्चे हिस्सा करते लेते हैं हैं बिल्कुल। और आपको क्योंकि आप जो है वो प्रेज़िडेंट हैं अपने क्लब के, जी। तो आप अच्छे नाटक कर रहे हैं, अच्छे तो जितनी समझ स्कूल में होती है होती आम है तौर पे, बिल्कुल। उस तरीके से होता रहा। तो जब मेरी शुरुआत हुई लखनऊ इप्टा से, तो वहाँ से जब मैं उसके बाद मेरा वहाँ पर हमने बहुत सारे स्ट्रीट प्ले पे बहुत सारी ऐसी जागरूकता, बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलने शुरू हुए हम्म। और कहीं न कहीं ये अनुभूति और
ये सवाल जो थोड़े-थोड़े जो जो सवाल थे बचपन से लेके अभी तक, वो उन सवालों के जवाब तो मिलने लगे। लेकिन जब आपको कहते हैं ना कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, हुँ, तो आपके और सवाल बनने लग गए बिल्कुल। और बहुत सारे सवाल ऐसे उठने लगे कि समाज में ऐसा क्यों है? हुँ, अच्छा लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं बराबरी का अधिकार है? क्यों उन्हें सेकंड जेंडर माना जाता है? और साहित्य में जो है क्यों जो है वो औरतों को लेकर ऐसा स्थान मतलब पुरुष प्रधान समाज हम ये सुनकर बड़े हुए थे। हुँ, लेकिन जब हमने साहित्य पढ़ना शुरू किया, हुँ, तो साहित्य में भी ऐसा था और ये ऐसा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के साहित्य में, हुँ, ये पूरी दुनिया के दुनिया के साहित्य साहित्य में। में पुरुष, वो ही पहला जेंडर है। हुँ, जो फर्स्ट सेक्स है वो पुरुष है। तो ये सारे सवालों के साथ मैं बड़ी हो रही थी और मैं चेखव को पढ़ना शुरू किया मैंने और मैंने बड़े-बड़े दुनिया के बहुत सारे क्योंकि आप जब थिएटर कर रहे हैं तो आप पढ़ेंगे ही। बिल्कुल। तो पढ़ते-पढ़ते जो है नाटक करते-करते भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, तो वहाँ से वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ मैंने 2 साल कोर्स किया और जब मैं वहाँ सेकंड ईयर में ही थी, फाइनल ईयर में, तो मेरा एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ हुँ, से काफ़ी दिग्गज कलाकार निकले हैं। हुँ, तो मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि मेरा 1 साल भी वेस्ट नहीं हुआ या हुँ, मुझे गैप नहीं करना पड़ा। मेरा एक के बाद मैं पढ़ाई खत्म मेरा अभी होता ही था कि बस मेरा दूसरी जगह सिलेक्शन होता गया। हुँ, तो मैंने एनएसडी 3 साल प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग ली, तो मेरे पास 5 साल की प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग रही और मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि मैंने हिंदुस्तान के और बाहर के बहुत बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, एज़ एन एक्टर काम किया, एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, एज़ अ लाइट डिज़ाइन काम किया, मैंने कॉस्ट्यूम के लिए काम किया, सेट के लिए, मेकअप के लिए। क्योंकि एनएसडी आपको एक इस तरीके की पृष्ठभूमि आपकी जो है वो पूरी तैयार करता है कि आप एक कंप्लीट थिएटर पर्सन बन के निकलते जी। हैं। जब मैं एक प्रोफ़ेशनल डिग्री लेकर निकली, हुँ, तो फिर और सवाल आने लगे। कि अब आगे क्या करेंगे? हाँ, आगे करेंगे क्या तो वो तो सवाल था ही, हाँ, लेकिन फिर और सवाल आने लगे कि नहीं, बात सिर्फ़ समानता की नहीं है, हुँ, परवरिश का जो तालमेल वो जो है वो तो जड़ से ही कुछ गड़बड़ है। हुँ, वो गलती ये कि भई ऐसा समाज में होता है, नहीं, नहीं, हुँ, नहीं, ये तो पूरी सोच ही ऐसी है। हाँ, ये पूरी की पूरी इसको बदलने के लिए तो शायद हज़ारों साल लग जाएँ हुँ, क्योंकि हमारी सभ्यता को अगर आप हम इतिहास पढ़ते हैं तो लगता है कि किसी भी संस्कृति को एक एवरेज निकालें तो 5000 साल तो हमें ही लग गए सभ्य होने में। हुँ, ये सब चीज़ें बहुत परेशान करने लगी। तो हमारी एक बहुत बड़े नाटक के जिन्हें कहना चाहिए आधार स्तंभ बाबा कारंत जो है वो रहे हैं। तो एक दिन मैं बैठी थी और वो कहीं पढ़ सकते थे मुझे ऐसा मुझे लगा। हुँ, उन्होंने बोला कि ये जो तुम्हारे अंदर जो इतनी बेचैनी है ना, हुँ, तुम बच्चों के साथ काम करो। हुँ, और बच्चे दूर-दूर तक मेरे मतलब मैं सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं बच्चों के साथ कभी काम करूँ क्योंकि बच्चों के साथ काम करने के लिए ना आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। बिल बहुत एनर्जी चाहिए, आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। अचानक हम बैठे हुए हैं और इतने दिग्गज डायरेक्टर, विद्वान व्यक्ति मतलब जिसे कहते हैं कि शास्त्र के ज्ञाता, हुँ, शास्त्रीय म्यूज़िक, फ़ोक म्यूज़िक, क्लासिकल ड्रामा के जिनकी उम्र जो है उस समय 70 के ऊपर थी और हुँ, वो व्यक्ति, वो गुरु, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम बच्चों के साथ काम करो, तुम्हारे अंदर वो जो इतनी बेचैनी है, जो तुम्हारे अंदर इतने सवाल हैं। तो मुझे मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ़ का। हुँ, फिर मैंने जो है वो बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। हुँ, बड़ों के साथ मैं नाटक डायरेक्ट करती रही पूरे हिंदुस्तान में घूमकर। मैंने आईआईटी कानपुर के साथ जो है वो प्लेस डायरेक्ट किए। आईआईएम लखनऊ के साथ प्लेस डायरेक्ट किए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस के साथ प्ले डायरेक्ट किए। शिवनादर यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी मैंने क्लासेस लीं। फिर बच्चों के साथ जब मैंने काम शुरू करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि नाटक की परंपरा है। एक जो पूरा एक थेरेपी है ये, हुँ, एक कैथार्सिस है। वो मुझे जब बच्चों के साथ काम करते-करते ये पता चला कि जो बच्चों के अंदर जो एक स्वाभाविक तरीके से हुँ, कैथार्सिस मतलब उनको आपको कुछ बताना नहीं पड़ता है। हाँ, वो उनके अंदर से वो स्वभावतः चीज़ें निकलती हैं। स्वभावतः वो आप जो कहते हैं वो उसे मान लेते हैं। हुँ, आप जो और वो जो कहते हैं वो आप मान लेते हैं। तो वो दोनों के बीच में इतना तालमेल होता है। तो मैंने तकरीबन बच्चों के साथ 15 साल लगातार काम किया। हुँ, बहुत सारी जो ऐसी संस्थाएँ हैं और कंपनीज़ हैं ऐसी, हुँ, तो उनके साथ भी उनके लिए कर्मचारियों के लिए वर्कशॉप्स करी। इंटरनेशनल मैं लेवल पर गई, जब भूटान में जो है यूनिवर्सल लर्न टुडे ने मुझे भेजा, वहाँ पे पूरा
थिएटर फेस्टिवल सेटअप करने के लिए। हुँ, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि फ़ोक थिएटर मतलब इतना कमाल का है कि आप अगर वहाँ जाएँ भूटान में और आप उनका फ़ोक थिएटर देखें, आप उनका म्यूज़िक सुनें, आप खो जाएँगे। हुँ, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो वो एक जो पूरा प्रोफ़ेशनल थिएटर, जो मॉडर्न थिएटर है, तो एक तरीके से उसकी शुरुआत जो है उसकी उनके जो टीचर्स हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो उनके बच्चे हैं कि एक नाटक किस तरीके से तैयार होता है। तो आप नाटक का बीज कैसे डालेंगे, किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे, किस तरीके से बच्चों द्वारा स्क्रिप्ट लिखवाया जाता है। हुँ, तो उसका एक पूरा प्रोसेस उनको बताया, अपने अनुभव उनके साथ शेयर किया और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कि एक मंच की तैयारी होती है, तो एक मंच बनता है, एक दर्शक की सीमा रेखा है हुँ। और एक जो परफ़ॉर्म करते हैं उनकी एक सीमा रेखा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर तकरीबन 2 साल काफ़ी आना-जाना रहा मेरा भूटान में और उनके साथ भी मैंने काम किया। जब आप ये बातें कहते हैं कि आपके अनुभव में आपने थिएटर से फिर बच्चों के साथ काम करना, फिर फ़ोक थिएटर एक ट्रांज़िशन लाइफ़ में अलग-अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और उन अनुभवों को आगे लेके फिर आगे बढ़ने की बात होती है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आपके लाइफ़ में जब आपने इतना सब कुछ अचीव किया या जो कुछ भी आप कर पाए हैं या किसी भी एक स्थान पर व्यक्ति पहुँचता है, तो वो यात्रा आसान तो नहीं रही होगी। नेचुरली बहुत सारे चैलेंजेज़ आए होंगे, डिफ़िकल्टीज़ आए होंगे जिनको आपने आंसर किया होगा, उन्हें ओवरकम किया होगा। तो आप कैसे देखते हैं कि आपके लाइफ़ के चैलेंजेज़ को आपने किस तरीके से हैंडल किया? क्या चैलेंजेज़ आपके अम, सामने आईं? उन्हें भी आप थोड़ा शेयर करें। जी, जी। बिल्कुल, ये तो मैंने बात करी कि ये मेरी एक ऐसी प्रक्रिया रही कि सब कुछ सहज होता चला गया। सब कुछ सहज होता नहीं है, हुँ, कुछ तो सहज बनाना पड़ता है और बिल्कुल। कुछ सहज मानकर स्वीकार करना पड़ता है। हुँ, क्योंकि चैलेंजेस तो हमेशा हैं और जी। हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो आप उसे कैसे लेते हैं, उसको कैसे आप प्रोसेस करते हैं, फिर उसको एग्ज़ीक्यूशन में कैसे डालते हैं और उसको फिर आप आगे चल के कैसे उसको रिज़ल्ट की तरफ लेकर जाते हैं। आप उसे नेगेटिव में लेके जाएँगे या उसको प्लस में लेके जाएँगे, ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चैलेंजेस नो डाउट हमेशा से रहे। ग्राउंड के मैदान जब मैं खेलती थी तब भी थे वहाँ चैलेंजेस और होते ही हैं, क्योंकि हम जिस मानव संरचना में रहते हैं, वहाँ हुँ, चैलेंजेस होंगे ही होंगे। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। हुँ, तो जब नाटक की शुरुआत हुई तो सबसे पहले अब ठीक है, माता-पिता तो आपको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य वो बहुत बड़ा ऐसा सवाल बन गया। अरे! नाटक? हुँ, ओहो! लड़की? अरे! हुँ, ऐसे कैसे? मतलब नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, हाँ, शौकिया ठीक है, कोई बात नहीं हुँ, मतलब लेकिन प्रोफ़ेशन बनाना, अपने खुद के परिवार जो भी एक्सटेंडेड फैमिली थी वो उन्होंने इस तरीके के जो है सवाल, चेहरे हुँ, बातें, बिल्कुल। कानाफूसी और हमारे यहाँ क्या है कि नाटक एक डॉक्टरी की तरीके से 7 साल पढ़ाई उसकी भी होती है। हुँ, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को जानकारी होगी। हुँ, हमारे अ, इंटरव्यूज़ होते हैं, हमारे वाइवा होते हैं, हमारे सेमेस्टर्स होते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, हमारे लिए अब्रॉड से बाहर एक्सचेंज प्रोग्राम में डायरेक्टर्स आते हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हम बाकी अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो हमें पता है कि हम जो है वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम पूरी तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नाटक के बारे में इस तरीके की जानकारी लोगों आम तक जनों पहुँची तक है। होगी हो। तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। हुँ, और फिर क्या है कि जो एक मीडिया की एक ज़िम्मेदारी हमेशा से रही है कि सही खबर को पहुँचाना, तो जो एक हॉलीवुड कहें या बॉलीवुड कहें, तो वहाँ पर क्या है कि वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है जहाँ पे बातें जो हैं वो थोड़ी अतरंगी हो जाती हैं। हुँ। और मानव स्वभाव के हिसाब से अतरंगी बातें सभी को अच्छी लगती है। तो उस अतरंगी बातों में कहीं न कहीं इस विधा की जो कहना चाहिए सीरियसनेस है, हुँ, वो खो गई। हुँ, तो उस खो जाने में जब कोई थिएटर को कोई भी लड़की स्पेशली हुँ, चुनती है ना, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये विधा जो है, हुँ, ये इतना सम्मानदेह नहीं है। हुँ, ये एक्सेप्टेबल तो है ही नहीं। हुँ, नहीं, नहीं, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो सम्मान की नज़र से नहीं देखे जाते। हुँ, तो ये समझाना पड़ा मुझे और ये जब मैं सालों दर साल काम करती गई और रिस्पेक्ट के साथ काम करती गई और
तब परिवार में कहीं जाकर मैं एक पहली अपने पूरी फैमिली में एक ऐसी पहली लड़की थी, एक तो जिसने थिएटर लिया। लड़का-लड़की जिसे भी कहें पूरे खानदान में मैं पहली इंसान हूँ जिसने थिएटर में काम करना शुरू किया। और फिर धीरे-धीरे जो सम्मान मिलना शुरू हुआ, तब लोगों को पता चला ये अच्छा थिएटर, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट अच्छा इसमें सम्मान भी होता है। तो ये अब कहाँ ये लूप होल है जहाँ पर ये एक अलग विषय है एक्चुअली इस बात पर कभी बिल्कुल। हम और बात करेंगे कि क्यों नहीं जो है वो आम दर्शक इसको उस सम्मान की नज़र से जोड़ नज़र से पाता है। देखता है। क्योंकि मैं दर्शक को इस बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि यही ज़िम्मेदार हैं जी। या क्योंकि मैं हमारी भी उतनी ही भागीदारी है, अगर वो ऐसा सोच रखते हैं तो। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, घर से सवाल उठे। फिर क्या हुआ मैंने बहुत छोटी उम्र में थिएटर शुरू कर मैं प्रोफ़ेशनल थिएटर मैं मात्र 17 साल की थी जब मैंने थिएटर शुरू किया था। और लेट 90s में थिएटर जो है वो आज के तरीके से नहीं था क्योंकि कोई इस तरीके से सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल। तो हमारे पास जो सोर्सेज़ होते थे हम उसी में थिएटर करते थे। तो रात को आना, तो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ भी 10 सवाल उठते हैं। माँ-बाप को चिंता होती है, हाँ। माँ-बाप को अपने बच्चे पे विश्वास है। लेकिन जो आस-पास काना-फूसी होती है, अरे! आप रात को अरे! इनकी तो बेटी रात को 12 बजे आती है। अब ठीक है, वो मेरा और मेरे परिवार के बीच का एक ऐसा संवाद है और ऐसा विश्वास है कि हमें आपस में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप बाहर देखिए, आप इस तरीके की बातें होती हैं, आपके चरित्र पर सवाल बिल्कुल। खड़े किए जाते हैं। फिर आप क्या हुआ कि मैंने बहुत छोटी उम्र में जब डायरेक्शन शुरू कर दिया, तो मुझसे बड़े उम्र में लोग हैं जो अभिनेता हैं। तो वहाँ से बहुत बड़ा सवाल आया, इतनी छोटी उम्र की डायरेक्टर, ऊपर से लड़की। हाँ। तो इस तरीके के चैलेंजेस तो जब क्योंकि उनको मेरे ऊपर विश्वास कर पाना, मेरी उम्र से 10 साल बड़े हैं, मेरी उम्र से 15 साल बड़े हैं, मेरी उम्र से 20 साल बड़े हैं। तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा मेरे लिए, बहुत ही बड़ा चैलेंज था। मैं आज भी याद है आईएम लखनऊ में प्ले करने गई थी और मैं मात्र 21 साल की थी। और आईएम लखनऊ में जो है वहाँ पर नौकरी करके भी आईएम करने के लिए वहाँ पर लोग आए हुए थे जिनकी उम्र उस समय 30, 32, 35 साल थी। तो जब हम पहले दिन मिले, डायरेक्टर ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया वहाँ पर। ये छोटी लड़की, ये हमें डायरेक्ट करेगी? तो इस तरीके के सवाल आ रहे थे। तो आपको अपने अभिनेता के साथ, अपने ग्रुप के साथ जो है वो कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है। बिल्कुल। उनके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तब जाके वो सिलसिला तो ख़ैर इतना लंबा चला फिर वो सिलसिला। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे और एज़ अ वुमन जो है, जो चैलेंजेस होते हैं समाज में वो फेस आपको बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा अपने आप से करनी पड़ती है। अपने लिए डिसिप्लिन के मायने खुद सेट करने पड़ते हैं और उस पे इतना दृढ़ रहना पड़ता है कि वो आप समझ लीजिए कि आप उसे कह सकते हैं कि वो भीष्म प्रतिज्ञा है वो। बिल्कुल। और अपने आप को उसमें साध के रखना पड़ता है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चैलेंजेस तो रहे हैं और रहेंगे। ये जो बात आप अभी कह रहे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि जो भी व्यक्ति कुछ हासिल करता है तो उसकी जर्नी में वो चैलेंजेस को पार करके ही आगे आया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ, ये तो सेलिब्रिटी हैं, ये तो टीवी पे आते हैं, इन्होंने तो ये हासिल कर लिया है तो इनके लिए केक वॉक रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। और जैसे आपने बताया कि एक ऐसे समाज के चैलेंजेस और इन सब चीज़ों को आप ओवरकम करके आए हैं और अंदर वो दृढ़ता की ताकत है, खुद के अंदर आत्मविश्वास है, वो बल है जो आपने भरा, जो आपको मदद करता रहा। आज एक चीज़ जो हम सभी एक नए चैलेंज के रूप में देखते हैं, वो ये है कि जैसे समय बदलता जा रहा है, हम देखते हैं कि लाइफ बहुत फास्ट होती जा रही है। इंटरनेट की स्पीड भी हाई हो गई है, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास दिनों-दिन बदलती जा रही है और लोग हर क्षेत्र में स्ट्रेस को अनुभव करते हैं। उनके लाइफ के चैलेंजेस को डील करने के लिए आज लोग अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम परेशानियाँ देख रहे हैं। लोग बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं। डिप्रेशन जैसी समस्याएं हम आज समाज में आम रीति से देखते हैं। छोटे बच्चे भी आजकल कहते हैं कि उनको एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस हो रहे हैं। तो इस बदलती दुनिया में वो जो जिन मूल्यों की आप बात कर रहे हैं, जिस डिसिप्लिन की आपने बात की, जिस आत्मविश्वास की आपने बात की, जिस डिटर्मिनेशन की आपने बात की, वो सारी चीज़ें आज कम होती हुई नज़र आती हैं, देखते हैं हम लोग। और बच्चों को जब हम वो चीज़ पूछते हैं तो युवा पीढ़ी को भी पूछते हैं तो वो लोग काफ़ी अलग महसूस करते हैं कि आप नहीं समझ पाओगे इन चीज़ों को, ये हमारी
समय के चैलेंजेस हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो ऐसे एक समय में जिन मूल्यों की आपने बात की, या व्यक्ति के अपने आत्मविश्वास की या आध्यात्मिक चिंतन की, उन सब चीज़ों की आवश्यकता कहाँ देखने को मिलती है? क्या आज के इस समाज में, इस समय में इन आध्यात्मिक मूल्यों की, इन अंदर के वैल्यूज़ की कोई अहमियत है, कोई स्थान है आज? नहीं, बिल्कुल श्री, मैं तो ये मानती हूँ, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे ये लगता है कि अ, सिर्फ़ अब माता-पिता नहीं, हमें माता-पिता, बच्चे, दादा-दादी, स्कूल, हमें उस पूरी व्यवस्था को, जो कि बहुत मूलभूत, जिसे हम भूल चुके हैं, जो हमारी किसी भी समाज या परिवार को संतुलन बना के रखने के लिए जो है, जो मूलभूत एक आधार स्तंभ है, फाउंडेशन है, जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, वो हमारे जीवन से ना कुछ सरक गया है, हुँ। वो कहीं फिसल गया है। जो चीज़ें आप बता रही हैं वो प्रासंगिक हैं और आज के समय में हर कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है। आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ मुख्यालय में पधारे। आपने यहाँ क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें आपको लगी कि हाँ, ये फ़ायदे वाली चीज़ें हो सकती हैं, ये कोई अच्छी चीज़ है जो मैं साथ में ले जा सकती हूँ। ऐसे क्या चीज़ें आपका अनुभव रहा, वो आप हमारे दोस्तों को शेयर करें? जी। मैं जो सबसे एक बड़ी बात है या जिसे आप कहें कि टेक अवे है जो यहाँ से, वो है एक सहज। क्योंकि हम इंसान ना सहज रहना भूल गए हैं। पहले हम सहज थे, हमें सहज ओढ़ना नहीं पड़ता था। अब हम पता नहीं क्या-क्या ओढ़ कर बैठे हुए हैं, हमें ही नहीं पता है। तो वो जो सहज है ना, सहज भाव, सहजता है जो इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है, तो वो यहाँ आकर ना मुझे ये लगा कि जितनी सहजता और जैसे आप सहज हो जाएँगे, जैसे आप सहजता पूर्वक अपने जीवन को, अपने विचार को, आपकी ज़िंदगी में अपने आप शांति आ जाएगी। मैं यहाँ आई हूँ, हमारा जो इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं और वहाँ पर भी चूँकि ये काम हो रहा है, ये रिजेक्शन हो रहा है, ऐसा कोई बहुत अजीब किस्म का जो है उतार-चढ़ाव रहता है। मैं यहाँ आने के बाद मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आते ही एक यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ऐसी एनर्जी है कि आपके अंदर ऐसा लगता है कि हीलिंग शुरू हो गई है। मतलब नकारात्मक विचार के बा आता नहीं है आपके मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि पिछले अभी जितनी मैं घंटों से या 1 दिन से 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, मैं भूल गई। नकारात्मक मतलब मैं सच में भूल गई। मैं बिल्कुल सातवें आसमान पे हूँ। क्या एनर्जी है ऐसी जो यहाँ पर, और मैं अपने आप में सहज हो गई। मुझे अपने आप से, जैसे मुझे लग रहा था कि मैं कहीं भटकी हुई थी या कहीं मैं कुछ टाइम के लिए मुझे लग रहा था कि जैसे लगने लगा है कि मैं अपने आप से मिल रही हूँ। मैं बिल्कुल। अपने आप से बात कर रही हूँ। मैं अपने आप से सहज हो रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी और स्पिरिचुअलिज़्म हम बात करें, तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ, मैं ये विश करती हूँ, मैं ये कामना करती हूँ कि हम ये सहजता, चाहे हम ब्रह्म कुमारी से, स्पिरिचुअलिज़्म या किसी भी माध्यम से अगर हम ये सहजता अपने विचार में, अपने आप में, अपने मन में ला पाएँ, तो इससे बड़ी कोई देन हो ही नहीं सकती। तो मेरा तो यही है कि मैं इतना सहज है कि मैं आपसे बताऊँ कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, इतना सहज हो गया मेरे लिए, हुँ। इतना सहज हो गया। अब शायद मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जो चीज़ आपने अनुभव किया है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शब्दों में पिरो पाना संभव नहीं है, वो अनुभव करने वो वाली अनुभव चीज़ें करने हैं। वाली चीज़ है। मैं भूल गई सब कुछ, मैं सच में भूल गई सब कुछ और मैं सिर्फ़ यहाँ मगन हो गई। हुँ, इतना आनंद मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ, और लोग अगर स्वर्ग की बात करें, लोग एक अलौकिक दुनिया की बात करें, तो मुझे लगता है कि यही है, जो भी है मतलब अपने आप से मिलना। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही और मैं समझता हूँ आज अगर हम अपने आप से मिलने के लिए थोड़ा समय निकाल लें और अगर इन अनुभवों को अगर हम बढ़ाते जाएँ, अपने लाइफ़ में जो सहजता की आपने बात की, अगर उसको करने के लिए हम प्रयासरत हों, थोड़ा वो लाइफ़ में हो जाए, तो फिर हम ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं। मैं आपको कमाल की बात ये बताऊँ कि ये सहजता, ये जो मौलिकता है, ये हमारे अंदर है, हुँ, बस उसे पहचानने की देर है। कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप बस उस तक पहुँच जाइए, आप अपने आप
अंदर आपको अपने आप मिलेगा। क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल स्वभाव वही है हमारा। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। मैं समझता हूँ इस बातचीत को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं मगर समय इतना ही इजाज़त देता है। मगर आज आप आए और मैं समझता हूँ इस एक मुलाकात में जो आपने अपनी दिल की बातें रखी हैं, उस एक मुलाकात में हमारे सभी साथियों को वो बातें अपील भी कर रही होंगी और वो टच भी कर रही होंगी। मैं आशा करता हूँ कि अगली भी मुलाकात हो, आप पुनः पधारें और और भी चीज़ें हम अपने श्रोताओं के और दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। मगर आज आप आए और आपने इन बातों को हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे अभिनेत्री नीलम जी से। उनके जीवन में उन्होंने जो अलग-अलग प्रयास किए हैं, अलग-अलग चीज़ों में काम किया है, एक राइटर होना, एक थिएटर आर्टिस्ट होना, एक एक्ट्रेस होना, बच्चों के लिए काम करना, अनेक चीज़ें जो वो कर पाई हैं और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी लाइफ के आंतरिक धारणाओं के बलबूते पर, डिसिप्लिन के बलबूते पर, डिटर्मिनेशन के बलबूते पर वो कर पाई हैं और लाइफ के कितने चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया और उन सबको ओवरकम किया। हम सभी समस्याओं से घबराएं नहीं, चैलेंजेस को तो आना ही है क्योंकि उसे पार करके ही व्यक्ति ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। आज की एक मुलाकात में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी खास मेहमान के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।